वेलकम बैक। इस वक्त ट्रांसमिशन में एक बार फिर खुशामदीद। उसामा रिजवी हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर नादिया फारूक, मलिहा बंगश और कबूल मोहम्मद खटियान। कबूल खटियान जो हैं वो चेयरमैन है लेफ्ट बैंक सीडा यानी सिंध इरिगेशन एंड ड्रेनेज अथॉरिटी के। खटियान साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। कल जो नंबर्स आए उसमें एग्रीकल्चर ग्रोथ 2.7% से ग्रो किया। बम्पर क्रॉप मां सिवाय कॉटन के पाकिस्तान में हुई हैं, जिसमें गंदुम भी है, जिसमें गन्ना भी है, जिसमें मेज भी है। अब बात यह है कि एक तरफ बम्पर क्रॉप्स हुई हैं और दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि पाकिस्तान जो है वो फूड का नेट इंपोर्टर बन गया, अनफॉर्चुनेटली, डिस्पाइट द फैक्ट कि पाकिस्तान इज एग्रीकल्चर कंट्री और ग़िज़ाई जरूरियात जो है हम अपनी इंपोर्ट कर रहे हैं सारी। क्या कहेंगे इस वक्त ये सूरत-ए-हाल किस तरफ लेके जाएगी हमें, खटियान साहब? लास्ट 3 इयर्स में जो इम्पैक्ट हमारे को मिलता रहा है, लास्ट 3 साल से जो हमारे को नुकसान हुआ है फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से, एक तो हम लोग की जो कॉस्ट ऑफ हम लोग की प्रोडक्शन है वो बहुत हाई कर दी गई है। उसकी वजह ये थी कि डॉलर को जैसे ही स्ट्रांग किया गया और रुपी को डिवैल्यू किया गया तो हमारी जो भी हमारे इनपुट्स हैं उनकी कॉस्ट बहुत ऊपर चली गई है। ठीक, हेलो जी तो उसकी वजह से हमारी कॉस्ट ऑफ इनपुट हमारी बहुत ऊपर गई है। उसकी वजह से क्या हुआ है कि जो फार्मर को जो खर्चा है इतना ज्यादा है कि उसको बचत नहीं होती है, लेकिन फिर भी कॉटन की हमारी बम्पर क्रॉप नहीं आई। उसकी वजह ये थी कि हमारी एक तो वेदर कंडीशन और सीड हमारे पास कॉटन का नहीं है, और जिसको हम बार बार कहते रहे हैं कि रिसर्च के फैसिलिटी को बेटर किया जाए, लेकिन वो भी नहीं हुआ। उसके अलावा हमारे डीजल की प्राइस ऊपर कर दी गई क्योंकि ये डॉलर की वजह से। फिर हमारी डीएपी की सब्सिडी कैंसिल की गई है लास्ट 3 साल से। फेडरल गवर्नमेंट जैसे ये नहीं बनी है, हमारी डीएपी की सब्सिडी कैंसिल की गई है। फर्टिलाइजर ये इम्पोर्ट होता है बाहर के मुल्क से और उससे बहुत फायदा होता है फार्मर को, अगर कि उसको कम रेट पे दिया जाए तो उसमें हमारी प्रोडक्शन बहुत इम्प्रूव हो जाती है। काफी चीजें, पेस्टिसाइड हमारी महंगी हो गई है। उसकी वजह वंस अगेन डॉलर बाहर से आती है, पहले अमेरिका से आती थी और जर्मनी से आती थी, अब चाइना से आती है, लेकिन वंस अगेन डॉलर नहीं आती है। तो इसलिए वो हम लोग की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इतनी महंगी की गई है कि फार्मर तो वहीं पे रह गया है कि जिस पोजीशन में था उससे गरीब हुआ है। इवन बम्पर क्रॉप हमारा आया है क्योंकि पानी की कंडीशन थोड़ी बेहतर थी लास्ट ईयर एंड काफी और चीजें। अच्छा, अब जरा मैं डॉक्टर नादिया की तरफ चलता हूँ। डॉक्टर नादिया, पाकिस्तान बेसिकली एग्रीकल्चर कंट्री और उसमें तरीन साहब जब कल बात कर रहे थे उन्होंने कहा कि नेट इंपोर्टर बन गए हैं हम अपनी ग़िज़ाई जरूरियात पूरी करने के लिए, और उन्होंने इंटरनेशनल मार्केट प्राइसेस जब बताई आइटम्स की तो वो काफी इस वक्त हाई हैं, शुगर के हवाले से और दीगर ऑयल के हवाले से, सोयाबीन के हवाले से प्राइसेस हाई हैं, और यहां पे अभी हमने वो पास ऑन नहीं की है। तो पाकिस्तान का स्टेटस गलत पॉलिसीज की वजह से बिल्कुल चेंज हो गया। हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर था, जो पाकिस्तान की इकोनॉमी में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है, वो इस वक्त प्रॉब्लम का शिकार है। डॉक्टर नादिया? बिल्कुल, देखिए हम लोग वाकई एग्रीकल्चर कंट्री हैं भी और रहे भी, लेकिन हमने पिछले 1-2 अगर हम डेकेड्स या आश्रय उठा के देखें तो हमने अपनी एग्रीकल्चर पे बिल्कुल फोकस करना छोड़ दिया और डायरेक्ट हमने फ्लाइट पकड़ी इंडस्ट्रियलाइजेशन की। लेकिन इस चीज को ध्यान में नहीं रखा कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए जो रॉ मटेरियल है वो डायरेक्टली आपको एग्रीकल्चर सेक्टर से ही आता है। और हमारे यहाँ पर आप देखें कि लाहौर जो है वो शेखुपुरा तक फैल चुका है। क्यों? उसकी वजह यही है कि हाउसिंग सोसाइटीज और प्रोजेक्ट्स इतने बन चुके हैं, जगह जगह सोसाइटीज ने ले ली है और फर्टाइल लैंड जो है वो हमने सोसाइटीज की नजर कर दी है। इसके लिए बहुत हमें कॉन्क्रीट होमवर्क की जरूरत है। अब पंजाब हमारा सबसे हाईली फर्टाइल सूबा है, और अगर हम अपने बिल्कुल ही दीवार के साथ ही अगर हम इंडियन पंजाब की बात करें और पर एकड़ यील्ड का अगर मुवाजना करें तो हमारी जो साल की फसलें हैं वो अगर हम एक खेत से 2 फसलें उठा रहे हैं तो वो हो सकता है 4 से 6 भी उठा रहे हैं, और उनकी जो फर्टिलिटी है लैंड की वो काफी ज्यादा अच्छी है, प्लस हाइब्रिड सीड और एडवांस टेक्नोलॉजी। अब सीपैक जो है, क्योंकि आई वाज फ्रॉम द पायनियर मेंबर्स ऑफ सीपैक, जो रिसर्च थिंक टैंक बना था गवर्नमेंट का, तो उसमें जो चाइना की तरफ से हमने अपनी उनको सिफारिशात दी थी इन द वे कि हमें कहाँ कहाँ पे चाइना की हेल्प मिल सकती है जहाँ पे हम अपनी इकोनॉमी में उसका एक अच्छा रोल देख सकते हैं पॉजिटिविटी के साथ। तो उसमें एक एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो भी रीढ़ की हड्डी की मानंद था, लेकिन
پچھلے 2-2.5 سالوں سے سی پیک آپ دیکھیں اس طرح سے آپ کو چلتا ہوا نظر نہیں آ رہا. پچھلے 2017 سے آنورڈز ہمارے انفراسٹرکچر کی بہت سے پروجیکٹ ہوئے, انرجی کے پروجیکٹس ہوئے. یہ ایک علیحدہ ڈیبیٹ ہے کہ وہ کن ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ ہوئے, لیکن کم از کم کام ہوتا ہوا ہمیں نظر آیا. اب وہ بالکل رک چکے. ابھی ہمارا جو یہ فیز تھا یہ انڈسٹریلائزیشن کے ساتھ ساتھ ایگریکلچر پہ جو ہے ایک جوائنٹ ورکنگ گروپ بھی بن چکا ہے چائنا اور پاکستان کے درمیان, کہ ہم ایگریکلچر سیکٹر کو کیسے چائنا کی جو ہے نالج سے ہم اس کو اوپر لے کے جا سکتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی اس پہ کام نہیں ہو رہا اور اس پہ کام کی بہت اشد ضرورت ہے. تبھی ہم جا کے جو ہمارا ہر سال کا جو پاپولیشن گروتھ نمبر ہے وہ بھی اس خطے میں سب سے ون آف دا ہائیسٹ ہے. تو ہمیں اپنی جو ہے اپنی فوڈ سیکیورٹی اس پہ بھی کام کرنے کی ضرورت ہے, اور ہم اس کو ایکسپورٹ کر کے جو ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ کا جو اکنامک میکرو اکنامک ایشوز میں ایک بڑا ایشو ہے اس کو بھی ہم ہینڈل کر سکتے ہیں. اسامہ, واٹ سور آبزرویشن, ایگریکلچر سیکٹر ریڑھ کی ہڈی پاکستان کی, اور ہم نے اس کو بالکل ایسے چھوڑ دیا ہے کہ ہم فوکس نہیں ہے. ہماری ہمیشہ سے جی ڈی پی گروتھ میں بہت بڑا جو ہے وہ کنٹریبیوٹر رہا ہے, اور بہت ساری باتیں ہوئی پرائم منسٹر کے, بہت سارے جو ہے وہ انیشیٹوز بھی ہیں کسان کو ان کو سپورٹ کرنے کے حوالے سے, لیکن وہ ریفلیکٹ نہیں ہو پا رہے ہیں ہماری اکانومی میں. اسامہ جی بالکل, جو ڈاکٹر نادیہ نے بہت ہی اچھے پوائنٹس ریز کیے ہیں کچھ, اور I can add to them. فرسٹ آف آل اس کے بھی 2 ایلیمنٹس ہیں. سب سے پہلے تو ایگریکلچر سیکٹر اٹسیلف ہے پر سے, اس کے اندر پرائسنگ میکینزمز بھی جو کہ فارمرز کو انسینٹیوائز کرتے ہیں کہ ہم یہ چیز گرو کریں یا نہ کریں. تو اس کے اندر جو رول آف مڈل مین اور جو ہورڈنگ کا ایشو ہے, ونس اگین کرپشن, جو ایک آف کورس یہ چیزیں کافی کلیشیڈ لگتی ہیں کیونکہ ہر ایک کو پتا ہے, مگر یہی وہ ایشوز ہیں جن کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے, سسٹمک ایشوز, تو وہ بہت زیادہ پریویلنٹ ہے, ہر جگہ ہے. تو اس کے لیے آپ کو میک شفٹ کے سولوشنز کے بجائے پراپر فریم ورکس کی ضرورت ہے. اینڈ آئی تھنک ابھی ہمارے پاس کوئی پراپر فریم ورک اس چیز کا جہاں کے فارمر کی پرائسنگ میکینزم, پیمنٹ بائنگ, اس کی ہولڈنگ, اس کی سیلنگ ہماری مارکیٹ کے اندر جو ایک پراپرلی کوئی ڈیفائنڈ وے ہو وہ نہیں ہے. اینڈ ہم سب کو پتا ہے کہ چیزیں اصل میں کس طرح ہوتی ہیں. پچھلے دنوں ویٹ کا ایشو ہوا تھا, کبھی شوگر کا ایشو ہوتا ہے, مطلب ایشو ہو ہی رہتا ہے, چیزیں چینج ہوتی ہیں. سیکنڈلی کیونکہ میں ٹیکسٹائل سیکٹر میں ورک فار مور دین 6 years, سو دا تھنگ از کہ ایگریکلچر کی امپورٹینس نہ صرف ہماری ایگریکلچر ایز آف اٹ سیلف ہے, بٹ ٹیکسٹائل آپ کو پتا ہے ہمارے ملک کا سب سے بڑا امپلائر ہے, سب سے بڑا کنٹریبیوٹر ہے جی ڈی پی میں. تو اس کے اندر ابھی ریسنٹلی جو کاٹن کراپ کے ساتھ ہوا ہے, تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنا بڑا ملینز آف ڈالرز کا ہم نے امپورٹ کرنا پڑا ہے کاٹن. اس کے بجائے ڈسپائٹ دا فیکٹ دیٹ وی آر ون آف دی ٹاپ 3 مطلب پروڈیوسرز, اور ہمارا ایگریکلچر مین ہب ہے, سیکٹر ہے. تو آئی بلیو کہ فریم ورک کی لیکنگ جو ہے وہ بہت زیادہ ایویڈنٹ ہے, اور اس کے اوپر کام کرنے کی بہت ضرورت ہے. جب تک یہ جو میں نے ایشوز بتایا ہیں کلیشیڈ ایشو, ونس اگین یہ نہیں جائیں گے. ہاں, تو ملیحہ بنگش, وار فوٹنگز پہ کام کرنے کی ضرورت ہے اس ملک میں. ظاہر ہے کہ پیچھے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے نیبرنگ کنٹری میں جو صورتحال ہے وہاں فارمرز کی ایک بڑا ایک وہاں پہ سیاسی مسئلہ اس وقت یہ بنا ہوا ہے. پاکستان میں ابھی تک ماڈرن ٹیکنالوجی ہمیشہ ہر سال بجٹ میں جو ہے وہ اس کے لیے ایلوکیشنز بھی کہی جاتی ہیں, اس کی ضرورت پہ بھی زور دیا جاتا ہے, پر ایکڑ جو ہے آپ کی ییلڈ میں اضافے کی اور اضافی پیداوار کی, یہ ساری چیزیں بجٹ کے موقع پر, اور آج بھی ہم یہی کچھ سنیں گے, لیکن اس کے بعد ہوگا کیا, واللہ اعلم بالصواب. ملیحہ جی, بجٹ کے حوالے سے تو ڈیفینیٹلی ہر سال لائک پہلے بھی کہا گیا کہ ڈیکیڈز کو کئی پلانز بنتے رہے لیکن وہ پھر امپلیمنٹ نہیں ہوئے. ساری جو کریٹیکل ساری بات جو ہے نا وہ ہے امپلیمنٹیشن کی. تو پالیسیز, فریم ورکس, میکینزمس, میں نے جیسے آپ جانتے ہیں ورلڈ بینک نے بھی ایک کام کیا, پلاننگ ڈپارٹمنٹ پنجاب نے بھی کیا, and we saw that there's so much potential, fantastic plans are made, but ان کی implementations میں ہم جو ہے کر نہیں پاتے جس طرح ہمیں کرنا چاہیے. اس لیے ہمیں اس دفعہ بہت سیریسلی اس کو دیکھنا ہوگا. اگر آپ اپنے پی ایس ڈی پی بجٹ جو ابھی تک نمبر سامنے آئے ہیں اس میں دیکھیں 900 بلین میں سے ایک سگنیفیکنٹ پورشن ایگری کو بھی دیا گیا ہے, اور اسی طرح سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کو دیا گیا ہے. تو بیسکلی the government is serious. This I can say that the political will is there کہ آپ فارمرز کی فلائٹ کو بہتر کریں. اور جو فارمرز کی ڈیلیما ہے وہ میں
थोड़ा सा उसामा से अग्री करके बात करूंगी, शायद कॉन्ट्रेरियन हो, लेकिन मैं बिलीव करती हूँ इसको। फार्मर्स का डिलेमा ये भी है कि सब्सिडीज पे उनकी रिलायंस इस हद तक है कि वो सस्टेनेबल नहीं है। चाहे आप वो एग्रीकल्चर को देखें, चाहे आप इंडस्ट्री को देखें, एक कंट्री जब जाती है किसी भी महाज पे या किसी चीज को फॉरवर्ड करती है, उसकी सस्टेनेबिलिटी इज प्राइमरी। दूसरी बात ये है कि हमारी जो फूड इन्फ्लेशन है, या अगर आप कहते हैं प्राइसेस बहुत बढ़ गए, जो इम्पोर्ट बिल की आपने बात की, वो ये है कि दिस इज अ वर्ल्ड वाइड फिनोमिनन। यूएन की अगर आप फूड एंड एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है, उसकी एक इंडेक्स है, उसमें 4.8% तो सिर्फ 10-11 महीने में राइज हुआ है। तो ये हम आइसोलेशन में इसको नहीं देख सकते, क्योंकि हम कनेक्टेड दुनिया में रह रहे हैं। तीसरी बात, वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन जब तक हम, ठीक है, आई ऑल्सो अग्री कि भाई हमने सीड्स पे और इन सब चीजों पे फोकस नहीं किया। कर सकते हैं, सीड्स इंपोर्ट भी हो सकती हैं अगर हमने जंप स्टार्ट लेना है, वो हम कर सकते हैं, लेकिन वैल्यू एडिशन पे हम नहीं गए। हम अभी तक क्रॉप्स उनको हमारी बहुत बेसिक लेवल की एग्रीकल्चर है एंड यील्ड्स कम है। मैं थोड़ी सी डिस्टॉर्ट हो रही है। खटियान साहब, आपकी तरफ आता हूं। अभी तक वही कन्वेंशनल फार्मिंग हो रही है। एग्रीकल्चर सेक्टर में जो इनपुट्स होने चाहिए, जो फार्मर्स की तरफ से होने चाहिए, इस शोबे से वाबस्ता लोगों की तरफ से होने चाहिए। स्पेशली यू हैड बीन चेयरमैन और प्रेसिडेंट सिंध एग्रीकल्चर, जो हमारा एक बोर्ड है, उसके भी रहे। वो चीजें हमने देखी ही नहीं। बड़ी हार्ड मेंटालिटी के ऊपर काम हो रहा है, जैसे चलता चला आ रहा था वैसे ही आ रहा है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज नहीं की जा रही पाकिस्तान में उस तरह से। खटियान साहब, देखें साईं, इसमें जो चक्कर, इसमें गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ना कुछ, हम लोग सब्सिडी पे, इन्होंने जैसे कहा मलिया ने कि सब्सिडी पे फोकस रखते हैं। सब्सिडी लास्ट 3 साल से तकरीबन हमारी किसी ना पेस्टिसाइड पे है, ना हमारे ना सब्सिडी हमारे फर्टिलाइजर पे है। तो आपको क्या सिर्फ सब्सिडी चाहिए? आपको सिर्फ सब्सिडी चाहिए? नहीं, हम सब्सिडी सिर्फ नहीं मांग रहे। हम कह रहे हैं कि हमारे इनपुट की कॉस्ट को जो आप हर साल बढ़ा देते हैं, डॉलर को स्ट्रांग करके और करेंसी हमारी को डिवैल्यू करके, उसको रोका जाए, उसको वापस 100 रुपए पे आप लेके आए। खटियान साहब, अभी एग्जिस्टिंग कंडीशन में ही आपकी जो है बम्पर क्रॉप्स की, कल वो बात कर रहे थे, बम्पर क्रॉप्स भी तो आपने इसी कंडीशन में की है। बम्पर क्रॉप तो आ जाएगी, लेकिन जो हमारे किसान की जो सूरत हाल है, उसकी फाइनेंशियल वो वीक होती जा रही है, क्योंकि उसकी रेट किसी भी चीज का नहीं मिल रहा। लास्ट ईयर कोविड की वजह से हमें तकरीबन किसी भी चीज का एक्सपोर्ट हमारी नहीं हो सकी। हमारा मैंगो माइनस में गया। सिर्फ जो ड्राई आइटम थे हमारे, जैसे राइस की $2 बिलियन की एक्सपोर्ट हुई आपकी। बाकी जो हमारे आइटम्स, जो हमारी वेजिटेबल्स हैं, काफी चीजें हमारी एक्सपोर्ट भी नहीं हो सकी। गवर्नमेंट पॉलिसी इस तरह की होनी चाहिए ताकि कि ये एक्सपोर्टेबल, हम लोग आइटम तो पैदा कर लेते हैं लेकिन वो खराब हो जाता है, हमारे मुल्क में ही खराब हो जाता है। उसको किसी तरह से एक्सपोर्ट करने के लिए यहाँ तो चार्टर्ड फ्लाइट स्टार्ट की जाए, जो जिस इलाके सरप्लस हो जाता है सुनिए, सरप्लस हो जाता है, एक सप्लाई ग्लट समझ लें कि लास्ट, अगर चीजें सस्ती नहीं होती, एक्सपोर्ट नहीं होगी लेकिन चीजें सस्ती नहीं होती, आवाम के लिए वही महंगाई है, आवाम के लिए वही फूड इसेंशियल्स जो है वो महंगे हैं। वो कोई भी सब्जी हो, कोई भी फल हो, आवाम के लिए महंगा है। चीज एक्सप्लेन कर दूं आवाम को और पूरे पाकिस्तान के लोगों को कि फार्मर की तरफ से बहुत सस्ते रेट पे मंडी में हमारा माल बिकता है, और जो आपको बीच में जैसे मिडिल मैन को कैसे निकालेंगे सर? मिडिल मैन को कैसे निकालेंगे? मिडिल मैन को कैसे निकालने का एक ही तरीका है कि ऑनलाइन या तो बाइंग हो, या दूसरा तरीका यह है कि फार्मर के लिए मार्केट्स आप एवरी संडे आपके जो पार्क्स हैं उसमें आप अलाउ करें सारे बड़े शहरों में, कि फार्मर डायरेक्टली आके अपना सामान बेचे बहुत कम रेट पे और बेहतर सामान आवाम को मिलेगा। ठीक, नादिया फारूक, कैसे एलिमिनेट किया जाएगा हमारे यहाँ मिडिल मैन बड़ा इस्तेहसाल करता है फार्मर्स का भी, और जितने और भी काम है उसमें जो मिडिल मैन है। और शब्बर ज़ैदी, आई डू रिमेम्बर जब वो बात कर रहे थे कि मिडिल मैन को आप निकालते हैं, स्ट्रीम लाइन पे आ जाएंगी, आपके बॉटम पे जाके जो है वो किसानों की भी सूरत हाल बेहतर हो जाएगी और मामला सही हो जाएगा। तो ये लॉबीज है पूरी, इनसे लड़ना होगा। एक बात तो कबूल साहब की मुझे बिल्कुल ठीक लगी कि हम सब्सिडी तो नहीं मिल रही किसान को, पिछले 1-2 साल से जो उन्होंने बात की, सब्सिडी क्यों दी जाती है?
سبسڈی اسی لیے دی جاتی ہے جو انہوں نے کنسرن ایک ریز کیا ہے کہ جب آپ ڈالر روپی پیرٹی میں جب ڈالر بہت زیادہ اپریشیٹ ہو جائے گا تو پھر کسان جو ہے اس کو سفر کرنا پڑے گا. اور اسی طرح وہی والی بات کہ جب ان کو فائنینسنگ اویلیبل ہی نہیں ہے, فائنینسنگ کا فقدان ہے, تو اس کا سروائیول کیسے ہوگا فارمر کا. سبسڈی اس لیے دی جاتی ہے کہ آپ کچھ عرصے کے لیے ایک فارمر کو سسٹین کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ اپنے اون پہ کام کرنا شروع کرتے ہیں اور اس کو فیسیلیٹیٹ کرنا شروع کرتے ہیں آہستہ آہستہ گریجویل سبسڈی کو ختم کر کے. جیسے آپ ویلیو چینز کی ہم بات کر رہے تھے تو کولڈ اسٹوریج آپ بہت سارا, فار ایگزامپل ٹماٹر کی فصل دے رہے ہیں, وہ پیریشیبل گڈ ہے, کتنا عرصہ فارمر اس کو اپنے پاس سروائیو کیسے رکھے گا اس کو. اس کے لیے کوئی کولڈ اسٹوریج ہو, کوئی ایسی چین ہو جس کے اندر وہ اس کو لانگر ٹائم کے لیے سسٹین کر سکے اور رکھ سکے. اس طرح کا میکینزم, یہ ایڈوانسمنٹ ایگریکلچر کے اندر انفارچونیٹلی ہماری نہیں ہے. جیسے ملیہ نے کہا کہ ہماری بہت بیسک لیول کی ایگریکلچر ہے, تو میں ٹوٹلی اس سے اگری کروں گی. ہمیں بہت زیادہ امپروومنٹ اور ایڈوانسمنٹ کی ضرورت ہے. آپ جہاں تک تعلق ہے مڈل مین جسے آڑتی کہتے ہیں, آڑتی کا تعلق ہے, تو بالکل ان کا اگر آپ جا کر دیکھیں فارمر کے ساتھ ان کی گہری لنکیجز ہوتی ہیں اور فارمر آپ کو اس لیول پہ جا کے بہت معصوم نظر آئے گا. کیونکہ ہمارے یہاں انفارچونیٹلی جو پرائز میکینزم ہے وہ اتنا اسٹرانگر نہیں ہے کہ پرائز کی جو ڈٹرمینیشن ہے وہ کیسے ہوگی. یعنی اس کے اندر فارمر کے ساتھ ڈائریکٹ لنکیج کرنا گورنمنٹ کی کسی عہدیدار کے ساتھ بیٹھ کے, کیونکہ ہمارا جو سسٹم ہے یہ کوئی فری مارکیٹ اکانومی کا سسٹم نہیں ہے اور ہم بالکل ایشین اسٹائل کے سسٹم میں چل رہے ہیں جس کے اندر گورنمنٹ کا اپر ہینڈ ہے. تو جب گورنمنٹ کا اپر ہینڈ ہے تو ہمیں پھر جو پرائس میکینزم ہے اس کو بھی امپروو کرنے کی ضرورت ہے. اور جہاں تک انہوں نے بات کی ابھی ہم اربنائزیشن کو, ماڈرن اربنائزیشن اگر ہم دیکھیں تو جیسے قبول صاحب نے کہا کہ فارمر کو ایکسیس ہونی چاہیے کہ وہ پارٹس میں اور جو آپ کے اربن ایریاز ہیں وہاں آ کر اپنی چیزوں کی مارکیٹ کریں, اپنی چیزوں کو سیل کریں. اب یہ ڈفرینٹ بات ہو جائے گی کہ وہ کس طریقے سے اس کو پریزنٹ کرتے ہیں اور مارکیٹ کرتے ہیں. فار ایگزامپل CDA کے تحت اسلام آباد کی اگر میں بات کروں تو جو پتھارے ہیں اور جو ریڑی والے ہیں, ریڑی باندھ ہیں, ان کو نہیں کھڑے ہونے دیا جاتا. لیکن آن دی ادر سائڈ اگر آپ دیکھیں تو گورنمنٹ نے ابھی ایک کامیاب جوان کے نام سے پروگرام شروع کیا, جس میں خوبصورت فینسی گاڑیاں ہیں اور اس میں ینگ نوجوان اپنی سبزیاں اور پھل بیچ رہے ہیں. تو ٹھیک ہے, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اربنائزیشن میں ایک ہرڈل ہے تو آپ اس طرح کی خوبصورت قسم کی چیزیں ان کو بنا دیں یا ان کو کہیں کہ آپ اس طرح کی چیزیں لے کر. یہاں پہ رول آ جاتا ہے فیڈرل گورنمنٹ کا کہ کس طریقے سے اس مڈل مین کو نکالنے کے لیے اور کسانوں کے ڈائریکٹ ایکسس ٹو مارکیٹ, ایکسس ٹو فائنینس, یہ جو ہے یہ حکومت نے دیکھنی ہے. ٹرانسمیشن ہماری جاری ہے, ایک چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. ویلکم بیک. اس وقت ٹرانسمیشن میں ہمیں انور کاشف ممتاز نے کراچی اسٹوڈیو سے جوائن کیا. میاں زاہد حسین انڈسٹریلسٹ ہیں, پریزیڈنٹ ہے پاکستان بزنس مین انٹلیکچوئل فورم کے, وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ملیحہ بنگش اور علی خضر اسلم کے ساتھ اسامہ رضوی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سب سے بات کرنے سے پہلے ایک اہم خبر, ایک اچھی خبر, اور خبر یہ ہے کہ وزیر اعظم کی زیر صدارت بجٹ سے متعلق کابینہ کا خصوصی اجلاس ختم ہو گیا. وفاقی کابینہ نے آئندہ مالی سال کی بجٹ تجاویز کی منظوری دی ہے اور کابینہ نے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 10% منظوری دے دی ہے. یعنی سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 10% اضافے کی منظوری دے دی گئی ہے. انور کاشف صاحب, یہ جو اکنامک نمبرز بڑے اچھے ماشاءاللہ نظر آ رہے ہیں تو اس کے ثمرات آنا شروع ہو گئے. میرے خیال میں یہ تو وہ ہے پروڈکٹ ہے, اس لیے کہ اکانومی جب چلتی ہے وہ رسپونڈ کرتی ہے تو آٹومیٹکلی گورنمنٹ کو بھی اس کو ان ریٹرن دینا پڑتا ہے. اور ابھی جو ہم نے کل سے بات کر رہے تھے نمبرز تو بہت بہتر ہوئے ہیں اور ہر آدمی ابھی تک سرپرائز میں ہے کہ نمبرز بہتر کیسے ہوئے ہیں. اور جبکہ اکنامک سروے آنے کے بعد تو یہ نظر آ رہا ہے کہ نمبرز کچھ چینج بھی ہوئے تھے جو کہ ہم پریڈکٹ کر رہے تھے. جیسے انہوں نے کہا تھا کہ یہ 3.9 ہے تو 4 تک پہنچ گیا تھا اور اکانومی کی جو گروتھ تھی. تو اس صورتحال میں ہمیں بلیسنگ ان ڈسگائز ہو گیا پاکستان کے ساتھ. کووڈ کی وجہ ہے, اپیرنٹلی نظر نہیں آتا گورنمنٹ نے کوئی میجر سٹیپس دیے ہیں, کوئی ایسا کوئی ٹرن اراؤنڈ سچویشن کریٹ کی ہے. یہ کچھ بائی ڈیفالٹ ہوا ہے جس میں ریجن میں جو کرائسس آیا اس کو پاکستان کو امپیکٹ ملا ہے. اور میرے خیال میں اس کو انکیش کرنا چاہیے اور اس کو انکیش کرتے ہوئے آگے اگر کوئی چیز ہے, کوئی پالیسیز ہیں, اس کو اس طرح بنانا چاہیے جیسے انہوں نے کہا کل شوکت طرین صاحب نے کہ میں کوئی 6 سے 7% کی گروتھ کرنی چاہیے جبھی ہم جابس کے لوگوں ظاہر ہے کیا پاکستان کو آگے لے کے چلنا ہے تو GDP کو گرو کرنا ہے. اچھا, اب میاں زاہد حسین صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. زاہد صاحب یہ فرمائیے گا
कल कहा गया कि इकोनॉमी जो है वो स्टेबल हो चुकी, अब ग्रोथ की तरफ चलना है, ग्रोथ स्टोरीज अब देखनी होंगी। क्या वाकई आप समझते हैं कि अब जो बजट आने वाला है ये प्रो ग्रोथ होगा IMF प्रोग्राम के अंदर रहते हुए, या जो हमेशा से बजट जो है वो कुछ उनका पॉलिटिकली जो है वो इंक्लाइन ज्यादा होता है, वही चीज है? जाहिद साहब जी, बहुत शुक्रिया। देखें जी, अभी जो आज बजट आ रहा है, गवर्नमेंट के 3 साल पूरे हो गए और अब 2 साल हैं, तो इसका मतलब यह है कि ये एक बहुत ज्यादा इकोनॉमी के साथ साथ एक पॉलिटिकल बजट भी होगा, इसलिए कि गवर्नमेंट ने अब आगे इलेक्शन में जाना है और अभी से उनको अपना पोजीशन लेनी होगी और उसको लोगों को एक गुड फील गुड का एक तासुर देना होगा। जहां तक स्टेबल होने का ताल्लुक है तो नो डाउट के जो मार्केट में सिम्टम्स हम देख रहे हैं उसमें इम्प्रूवमेंट नजर आ रही है, क्योंकि हमारी एक्सपोर्ट भी बढ़ी है, हमारी इंपोर्ट कदरे कम हुई है, आल्दो के अभी थोड़े दिनों में बढ़ी है लेकिन पहले से कम हुई है, और इसके साथ साथ जो हमारी रेमिटेंसेज बढ़ी हैं तकरीबन कोई 25% से ज्यादा, तो इसका मतलब ये होगा कि कुछ तकरीबन $9 बिलियन हमें रेमिटेंसेज से आएंगे, $4 बिलियन हमें एक्सपोर्ट से आएंगे, तो $13 बिलियन ये आ गए, $1 बिलियन हमें आ रहा है रोशन पाकिस्तानी डिजिटल अकाउंट से। $14 बिलियन जब हमारे पास आ रहा है तो हमारे पास जो डेफिसिट था वो $18 बिलियन था, तो $4 बिलियन इसमें कोई इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है कि जो हम मीट आउट ना कर सके। तो इसका मतलब ये है कि हम स्टेबल तो हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब आगे जहां तक ताल्लुक है कि इसमें लोगों को, पब्लिक को, अवाम को क्या रिलीफ मिलेगा, वो है गवर्नेंस का इशू, क्योंकि गवर्नमेंट ने अब तक जितने भी इकदाम किए हैं, स्टेट बैंक ने इसमें तकरीबन 300 अरब रुपया टर्फ स्कीम में दिया जिससे एक्सपोर्ट बेहतर हुई। गवर्नमेंट ने कुछ इसमें बिजली और गैस के रेट एक्सपोर्टर्स के लिए कम किए जिससे एक्सपोर्ट बेहतर हुई। तो ये काम तो गवर्नमेंट ने अच्छे किए हैं, डायरेक्शंस अच्छी दी हैं, लेकिन अब बात यह है कि इनका तासुर और इसमें पब्लिक को इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट कब आएगा और किस तरह आएगा। तो एक तो बात यह है कि कम से कम जब आप 6% पे ग्रोथ करेंगे तो लोगों को उसका इम्पैक्ट आएगा। दूसरी तरफ बात यह है कि गवर्नेंस इतनी पुअर है कि हमारे पास एक तरफ बिजली सरप्लस है, दूसरी तरफ 18-20 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। तो गवर्नेंस के इश्यूज जो हैं, जब तक गवर्नमेंट इनको हैंडल नहीं करेगी, एड्रेस नहीं करेगी, उस वक्त तक पब्लिक के लिए शायद उसकी मिजरीज जो है वो कम नहीं होगी। ठीक है, अली खिज़र आपकी तरफ आते हैं कि गवर्नेंस के इशू कितने ज्यादा संगीन है, और सेकेंडली जो आपके रेमिटेंसेस इतनी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जबरदस्त किस्म की बढ़ी, और तरीन साहब ने कल एक क्रेडिट जो है वो इमरान खान साहब को दिया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से बहुत जज्बाती वाबस्तगी है बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की, तो वो ये रिफ्लेक्ट कर रही है। क्या कॉन्क्रीट वजूहात हैं पाकिस्तान में रेमिटेंस के बढ़ने की, और साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि आगे चल के हो सकता है कि ये नंबर ऐसे ना आए रेमिटेंस के, तो फिर वो खदशात क्या हैं? जी देखिए, रेमिटेंसेस की आपने बड़ी अच्छी बात की। पाकिस्तान के अंदर जो ये ग्रोथ पॉसिबल हुई है, जो अभी आई है, और करंट अकाउंट क्वालिटी आपकी अच्छी रही है कि आपका सरप्लस है, उसकी सबसे बड़ी वजह रेमिटेंसेस है कि रेमिटेंसेस में तकरीबन 30% की ग्रोथ आई है, और वो आपकी जितनी बोझ पिकअप की है उसके साथ साथ वो चलता है। और ये सबको सरप्राइज किया इसने, वर्ल्ड बैंक की और सबकी ये फोरकास्ट ऐसी थी कि रेमिटेंसेस नीचे आएगी क्योंकि GCC से मुल्कों से जो है नौकरी कम होगी। बट पाकिस्तान और बांग्लादेश और बहुत सारे मुल्कों की रेमिटेंसेस बढ़ी। रेमिटेंसेस बढ़ने की 2-3 वजह है। एक तो ट्रैवल कम है, उसकी वजह से कैश के अंदर जो पैसा आता था या हुदिया वाला से आता था वो अब कम हो रहा है, ना वो आता है ना जाता है, तो वो फॉर्मल सेक्टर पे मूव हो रहे हैं। बहुत सारे लोग जिन्होंने कभी फॉर्मल सेक्टर यूज ही नहीं किया वो फॉर्मल सेक्टर पे जा रहे हैं। दूसरी वजह यह है कि आप अगर रेमिटेंसेस के अंदर देखें तो हमारी जो इंक्रीज आई है वो इंग्लैंड से, अमेरिका से और यूरोप से ज्यादा आई है, जबकि हमारा GCC इंक्लूडिंग सऊदी अरब और जो UAE है इनसे हमारी ग्रोथ कम आई है। उसका यह है कि चूंकि वहां पे आप कहते हैं ना वो हेलीकॉप्टर ड्रॉप ऑफ मनी हुआ है, और वो पैसा चूंकि इतना फेंका गया वहां पे, लोगों ने फिर अपना यहाँ पे लोगों को पैसे दिए, अपने रिश्तेदारों को रियल एस्टेट में इधर उधर इन्वेस्ट करने के पैसे डाले और ले आए, और उसकी वजह से रेमिटेंसेस की एक अच्छी ग्रोथ आपको नजर आ रही है और फॉर्मल सेक्टर पे हो रही है। फिर स्टेट बैंक ने इसमें एक सर्वे किया है, उस सर्वे के जो प्रिलिमिनरी रिजल्ट्स है वो ये बताते हैं कि बहुत सारे लोग जो $500-700 भेजने वाले जो पहली दफा फॉर्मल सिस्टम पे आए हैं वो प्रोबेबली दे विल स्टिक टू द फॉर्मल सिस्टम। उनको ये एक्सपीरियंस अच्छा लगा है। फॉर्मल सिस्टम के टाइम जो है वो कम होता जा रहा है, उसका मार्जिन जो है बैंक का वो कम होता जा रहा है, तो उसकी वजह से वो स्टिक करेंगे। तो रेमिटेंसेस की एक बेस तो बढ़ गई है,
अब ये बेस कम होती है नजर आती, मैं नेचुरली ये 30% ग्रोथ तो नहीं कैरी कर सकती। मतलब अगर आप इस साल जो है आपके तकरीबन 28-29 बिलियन तक आएंगे तो अगले साल भी आप इसी 27 से 30 बिलियन के दरमियान ही नंबर आएगा। ठीक है, उसामा रिजवी आप क्या कहेंगे रेमिटेंसेस के ऊपर? अगर कोई खदशात हैं तो क्या है फिर? देखें, रेमिटेंसेस के ऊपर तो फिर जिस तरह अली साहब ने कहा है कि आई वुड एग्री विद हिम, लेकिन आई वुड लाइक टू हाईलाइट वन पॉइंट गोइंग फॉरवर्ड इन टर्म्स ऑफ आवर इनफ्लोज ऑफ मनी के रेमिटेंसेस के ऊपर हम फोकस करें, लेकिन दो चीजें हैं जो मैं हाईलाइट करना चाहूंगा जाने से पहले। आई जस्ट हैव टू गो, तो इन्फ्लेशन और दूसरा फूड प्राइसेस, फूड इन्फ्लेशन, और ये ग्लोबली लेवल पे, क्योंकि पाकिस्तान ऑफ कोर्स जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है, आई पर्सनली बिलीव ये एक स्नैपशॉट है ग्लोबल इकोनॉमी का इस वक्त, एवरीथिंग विच इज हैपनिंग। तो हम वैक्यूम के अंदर तो नहीं है, वी आर कनेक्टेड। तो गोइंग फॉरवर्ड जो आप कह रहे हैं ना, ग्रोथ स्टोरी, स्टेबलाइजेशन, तो मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है, आई कैन बी रॉन्ग, कि अभी ग्रोथ स्टोरी के अंदर इट विल टेक टाइम, स्पेशली द नेक्स्ट ईयर, क्योंकि ग्लोबली फूड प्राइसेस 7 years हाईएस्ट प्राइसेस पे, 10 साल के अंदर सबसे हाईएस्ट फास्ट बढ़ी है। इन्फ्लेशन हर जगह दुनिया में ग्लोबल बिजनेस सर्वे हुआ है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसर्न ग्लोबल बिजनेस का वो एक चीज है, इन्फ्लेशन। अब इन दोनों चीजों में क्या होता है, इसका रिएक्शन किसमें आता है? इंटरेस्ट रेट के अंदर। और तो गवर्नमेंट इस वक्त ग्रोथ के ऊपर जाना चाह रही है, उसके लिए एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी होती है, जो कि अभी हमारी एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी है समवट। बट अगर ये सब चीजें इसी तरह चलती रही तो आई डोंट सी अ वे जहां गवर्नमेंट ये एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी कंटिन्यू कर सके, क्योंकि इंटरेस्ट रेट को किसी ना किसी पॉइंट पे आपको बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, मेरे ख्याल से कि जब तक ग्लोबली इस साल के अंदर ये चीजें, रिकवरी का पीरियड अभी इन प्रोसेस है, वो पूरा नहीं होता, इट इज टू प्रीमेच्योर टू से कि डिस्पाइट रेमिटेंसेस, डिस्पाइट एवरीथिंग एल्स, सही कि हम लोग ग्रोथ की तरफ जाएंगे या नहीं जाएंगे। ठीक है, मियां जाहिद साहब आपकी तरफ आते हैं, और कितना बड़ा इस वक्त ये एक पहाड़ है जो इन्फ्लेशन का है, और इसको कर्टेल करने के लिए फिर आप अगर पॉलिसी रेट के ऊपर की तरफ जाते हैं तो बैलेंस नहीं कर पाएंगे अपनी डोमेस्टिक इकोनॉमी को। मियां साहब देखें, एक तो इन्फ्लेशन की जब हम बात करते हैं तो हम हमेशा से बिजनेस कम्युनिटी कभी भी इस थ्योरी से एग्री नहीं करती कि अगर आप इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे तो हमारे यहाँ फिर इन्फ्लेशन कंट्रोल होगी या कंटेन होगी। बात यह है कि हमारी जो इन्फ्लेशन है ये सप्लाई लेड इशू है, ये जब तक डिमांड और सप्लाई को मीट आउट नहीं करेंगे उस वक्त तक ये आपकी इन्फ्लेशन ठीक नहीं होगी। इसमें मिडिल मैन का भी रोल है, जो कल वजीर खजाना ने भी कहा कि वो 400 से 600% उसका मुनाफा है। इसमें होर्डिंग वालों का भी मसला है, इसमें सप्लाई को आपको रेगुलराइज करना होगा। अगर आप इसमें इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए मार्कअप, तो उससे आपकी ये जितनी भी आपने देखी है ग्रोथ, ये सारी की सारी जो प्राइस हो, यानी इसको हमें सप्लाई साइड से देखना होगा। पूरा पैनल हमारा मौजूद है इस वक्त, और पाकिस्तान की मईशत किस तरीके से बेहतर हो सकती है, ग्रोथ स्टोरी, ग्रोथ इंजन क्या हो सकता है, इसी के ऊपर हम बात कर रहे हैं। एक ब्रेक, न्यूज ब्रेक के बाद दोबारा हम ज्वाइन करेंगे।